आज हम लोग व्याख्या कौशल के माइक्रो टीचिंग कैसा बनाया जाता है उसके विषय में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग व्याख्या कौशल के घटक के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक कौशल का कुछ ना कुछ घटक होता है, तो घटक को कंपोनेंट्स भी इंग्लिश में कहा जाता है। प्रत्येक कौशल का अनुपयुक्त एवं सही प्रदर्शन करने हेतु कुछ सूक्ष्म व्यवहारों की आवश्यकता होती है। इन सूक्ष्म व्यवहारों को उस कौशल के घटक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि घटक में यहाँ पे दो प्रकार के हैं। पहला है वांछित घटक और दूसरा है अवांछित घटक। वांछित को डिजायरेबल कंपोनेंट्स बोलते हैं और अवांछित को अनडिजायरेबल। जब भी हम लोग किसी कौशल का प्रयोग, स्किल का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ घटक की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा हम लोग कंपोनेंट यूज़ करेंगे कि हम लोग का पढ़ाई अच्छा होगा, तो उसी के विषय में हम लोग आज अध्ययन करें। वांछित घटक के विषय में जानेंगे। तो वांछित घटक में क्या क्या आता है। सबसे पहला जो घटक है उसको प्रस्तावना कथन बोलते हैं या फिर उसको प्रारंभिक कथन भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बिगिनिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसकी दूसरा जो घटक है वो है जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग। प्रस्तावना कथन का यहाँ पे अर्थ ये हुआ प्रारंभिक कथन। जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा बिगिनिंग स्टेटमेंट होगा। जैसे कि कोई सा भी टॉपिक, छात्रों आज हम बेरोजगारी के विषय में अध्ययन करेंगे, ये वाला हो गया हमारा बिगिनिंग स्टेटमेंट हो गया। फिर है जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग। कई बार जोड़ने वाली कड़ियों में आ जाता है आपका फलस्वरूप होता है, ये फिर होता है और हो गया, क्योंकि हो गया। इसके विषय में आगे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तीसरे कंपोनेंट में तकनीकी शब्दों का प्रयोग। तकनीकी शब्द का यहाँ पे अर्थ हो गया कोई सा भी हार्ड वर्ड, कोई सा भी टेक्निकल वर्ड्स जो रहता है, जो थोड़ा सा कठिन होता है, उसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। जब हम लोग अपना हम लोग माइक्रो टीचिंग बनाएंगे तो उसमें हम लोग को व्याख्या करना पड़ता है। फिर है चौथा में दृश्य साधनों का प्रयोग। मतलब कि TLM का किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग पढ़ाने के दौरान चार्ट पेपर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में भी लिखना होता है माइक्रो टीचिंग में। फिर छात्रों के ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न। जब हम लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं ना, तो फिर जब पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद से उसके छात्रों से हम लोग कुछ सवाल करते हैं कि आपने क्या सीखा, बेरोजगारी क्या होता है, इसके बारे में बताइए। एक दो पॉइंट पूछ लेते हैं तो उसी को हम लोग जांच के लिए प्रश्न कहा जाता है। फिर लास्ट में होता है निष्कर्ष कथन, जिसको उपसंहारात्मक कथन भी कहा जाता है। ये हो गया हम लोग का वांछित घटक। और दूसरे नंबर पे होता है अवांछित घटक। अवांछित घटक में आपका हो जाता है असंबद्ध कथनों का प्रयोग। कई बार क्या होता है ना कि जब हमें बताना कुछ रहता है और हम कुछ और भी पढ़ाने लगते हैं, तो ये असंबद्ध कथनों का प्रयोग हम लोग को पढ़ाने के दौरान नहीं करना चाहिए। उसके बाद से है हम लोग हमारा निरंतरता की कमी। कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि पढ़ाते पढ़ाते कई बार रुक गए, कुछ सोचने लगे, निरंतर नहीं हुआ, कोई सा टॉपिक चल रहा है तो वो भी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। फिर धारा प्रवाहिता की कमी। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलने में हमारा जो लय होता है वो सही नहीं होता है, ऊपर नीचे या फिर बहुत कभी धीरे बोल देते हैं, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। उसके बाद से अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग। अनुपयुक्त शब्दों का अर्थ हो गया कि यानी, है ना, कि ठीक है ना, जैसे अभी मैं बोल रही थी। ये सारी चीज़ों का ध्यान आप लोग को रखना होगा माइक्रो टीचिंग करते वक्त। अब हम लोग जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग के लिए हम निर्धारण के लिए मापनी बनाई जाती है, स्केल बोला जाता है, एक्सप्लेनिंग स्केल। इसको आपको ड्रॉ करना रहता है। जब भी आप कोई सा भी माइक्रो टीचिंग बनाएंगे तो ये स्केल का को भी आपको बनाना पड़ेगा। स्केल को सबसे पहला हो गया आपका सीरियल नंबर लिखिएगा, फिर डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स दीजिएगा, उसके बाद से नीचे में और अनडिज़ायरेबल। तो डिज़ायरेबल में जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, प्रारंभिक कथन का प्रयोग, फिर उपसंहारात्मक मतलब निष्कर्ष कथन का प्रयोग, फिर जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग होता है, मुख्य बिंदुओं का समावेश, जहाँ पे आप लोग पॉइंट कीजिएगा वहाँ पे मुख्य बिंदुओं का समावेश दीजिएगा। फिर तकनीकी शब्दों की परिभाषा, उसके बाद से बोधात्मक प्रश्न, उसके बाद से असंबद्ध कथनों का प्रयोग अवांछनीय में आ जाएगा। फिर धारा प्रवाहिता की कमी, अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, निरंतरता की कमी होता है, असंबद्ध कथनों का प्रयोग, ये सारा चीज़ आता है आपका अनडिजायरेबल में। उसके बाद से 1 2 3 4 करके आप लोग को 5 करके बनाना रहता है। जैसे कि 1 में आ जाता है पुअर, फिर बैड होता है, पुअर होता है, फिर वेरी गुड होता है, फिर गुड वेरी गुड, फिर एक्सलेंट होता है, 5 नंबर तक आता है। तो ये रेटिंग स्केल
आप जब बनाइएगा, जब आप माइक्रो टीचिंग कीजिएगा ना, तो पीछे जो आपके शिक्षक साथी रहेंगे उनके पास आपकी ये वाली कॉपी रहेगी, और वो रेटिंग वो देखेंगे कि आपने इन कथनों का प्रयोग किया है सही ढंग से या नहीं किया, और कितना सही किया, या फिर आपके जो शिक्षक रहेंगे वो जांचेंगे कि आपने किस प्रकार प्रयोग किया। आगे मैं बताऊंगी किस प्रकार से प्रयोग होता है इन सारी चीज़ों का। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे, अब हम लोग जानते हैं कि घटकों का संकेतक शब्द, इसको हम लोग प्रारंभिक कथन है उतना बड़ा नहीं लिखा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं प्रा और कथन। प्रा कथन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रारंभिक कथन को हम लोग यहाँ पे प्रारंभिक कथन इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर उपसंहारात्मक कथन को डायरेक्टली हम लोग लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर ओके, तकनीकी शब्दों की परिभाषा पूरा नहीं लिख के हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, तकनीकी शब्दों की परिभाषा, ये हो जाता है। फिर बोधात्मक प्रश्न, जब छात्रों से प्रश्न करेंगे तो उसको भी आपको लिखना होगा, तो बोधात्मक प्रश्न में भी इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिर मुख्य बिंदुओं का समावेश में भी इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिर जोड़ने वाली कड़ियों में भी इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस संकेतक वर्ड है, इसका प्रयोग अभी मैं आप लोग को अपनी माइक्रो टीचिंग की कॉपी दिखाऊंगी, उसमें मैंने किया है, तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रारंभिक कथन, जिसको बिगिनिंग स्टेटमेंट बोला जाता है। शिक्षक कई बार इस प्रकार के कथनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बच्चों आज हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था, या फिर बेरोजगारी, आज हम बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करेंगे, तो ये मेरा प्रारंभिक कथन हो जाता है। अर्थात शिक्षक जो पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित प्रारंभिक कथन देता है। प्रारंभिक कथन छात्रों का ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक कथन सरल और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे छात्र आसानी से समझ सके, आसान होना चाहिए, ताकि छात्रों को समझ में आ जाए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है उसके विषय में। फिर है उदाहरण, जैसे प्रारंभिक कथन, छात्रों आज हम बेरोजगारी के कारण जानने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी के कई कारण होते हैं, जिनमें से प्रमुख होता है औद्योगिक क्रांति, कुटीर उद्योगों का पतन, श्रम की महत्वता का अभाव। ये सारे कारण को मैंने फिर बताया, लेकिन स्टार्ट जो मैंने किया है प्रारंभिक कथन वो क्या है, छात्रों आज हम बेरोजगारी के विषय का अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक कथन सबसे पहले हम पढ़ने की औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार बेरोजगारी में वृद्धि की जाती है, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। जब हम लोग हमारे यहाँ कथन कंप्लीट हो जाएगा, फिर से हम स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार बेरोजगारी में वृद्धि होती है, ये भी हमारा प्रारंभिक कथन होगा। तो आप जैसे ही खाका बनाइएगा अपने माइक्रो टीचिंग का, तो आप उसके बगल में लिखिएगा प्रारंभिक कथन। उसके बाद से आता है, देखिए प्रारंभिक कथन में फिर से आ जाएगा, फिर से अगर दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया थोड़ा देर के बाद, आज हम बेरोजगारी के दूसरे कारण का अध्ययन करेंगे, वह है कुटीर उद्योगों का पतन। जहाँ से भी स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा वही आपका प्रारंभिक कथन होगा। फिर होता है आपका उपसंहारात्मक कथन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष कथन भी बोलते हैं। जिस प्रकार प्रारंभिक कथन छात्रों में तत्परता उत्पन्न करने में सहायक होती है, उसी प्रकार उपसंहारात्मक कथन समस्या की समाप्ति को दर्शाता है। उपसंहारात्मक कथन में क्या होता है, छात्रों के मस्तिष्क में जो भी विचार होते हैं ना, उसको आकार प्रदान करते हैं, जिसकी व्याख्या की गई है। उपसंहारात्मक कथन वास्तव में पुनरावृत्ति या व्याख्या का सारांश होता है। कोई भी व्याख्या करते हैं तो लास्ट में जो हम लोग स्टेटमेंट देते हैं निष्कर्ष कथन, वो व्याख्या का सारांश किया जाता है, छोटा किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि प्रारंभिक कथन क्या था, छात्रों हम बेरोजगारी के कारण का अध्ययन करेंगे, उसका व्याख्या कर लिए, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि अतः इस प्रकार हमने बेरोजगारी के पहले कारण औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा, उससे हम लोग को पता चला कि बेरोजगारी कितना बढ़ा है। तो ये हमारा जो हो गया उपसंहारात्मक कथन हो गया। उसके बाद से उपसंहारात्मक कथन में इसी प्रकार है जैसे कि प्रारंभिक कथन हमने स्टार्ट किया था। आइए हम अध्ययन करें कि बेरोजगारी का दूसरा कारण कुटीर उद्योगों का पतन है। फिर उपसंहारात्मक कथन में यहाँ पे हो जाता है, इस प्रकार हमने देखा कि कुटीर उद्योग के पतन ने मनुष्य को बेरोजगार बना दिया। जो भी आप लास्ट पॉइंट रखिएगा ना, वो आपका हो जाएगा उपसंहारात्मक कथन।
उसके बाद से आता है जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग। जोड़ने वाली कड़ियों में आ जाता है शिक्षक जब व्याख्या करता है तब वह कई कथनों का प्रयोग करता है। इन कथनों को के जोड़ने हेतु वह कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है जिससे विचारों के प्रस्तुतिकरण में निरंतरता बनी रहती है और इस निरंतरता के कारण छात्र व्याख्या को अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए वह उदासीन होता है। यहाँ पे देखिए इसलिए का प्रयोग क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित करता है, क्योंकि का प्रयोग इसलिए का प्रयोग है। यहाँ पे फिर से देखिए जबकि का प्रयोग है। ये सारा चीज़ जोड़ने वाली कड़ी है। जैसा मैंने पहले बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित करता है जबकि प्रोटॉन धन आवेशित। जब परमाणु किसी क्रिया में भाग लेता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तब जब का प्रयोग हुआ, तब का प्रयोग है। इसमें इसी प्रकार तब का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इसमें धनावेश ऋण आवेश से अधिक हो जाता है, फलस्वरूप परमाणु धनावेशित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ने वाली कड़ियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसलिए था, क्योंकि है, फिर जब है, तब है, जबकि है, फिर हो गया फलस्वरूप। ये सारी जोड़ने वाली कड़ी। की का प्रयोग, जब का प्रयोग, अतः का प्रयोग, क्योंकि का प्रयोग, इस रूप में इसका प्रयोग, जिससे का प्रयोग, इस कारण का प्रयोग, ये सारी जितनी भी आप देख पा रहे हैं ये सारी जोड़ने वाली कड़ियाँ हैं। उसके बाद एक बार हम बिना जोड़ने वाली कड़ियों के अगर हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको कैसा पढ़ने में लगेगा। पढ़ेंगे देखिए एक परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन, और को भी मत पढ़िए, 7 प्रोटॉन होते हैं, वह उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन धन ऋण आवेशित करता है, प्रोटॉन धन। कैसा लग रहा है? जब जोड़ रहे हैं तो कहीं कहीं रुक रहे हैं तो निरंतरता का अभाव हो जा रहा है, इसलिए जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात हम लोग जानेंगे कि मुख्य बिंदुओं का समावेश। व्याख्या करते समय एक एक बिंदु की क्रमवार व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बिंदु रह जाए। मुख्य बिंदु जब हम लोग व्याख्या करते हैं ना व्याख्या कौशल में, तो मुख्य जो बिंदु होता है उसकी अच्छी से व्याख्या करनी। प्रत्येक बिंदु की व्याख्या करनी है तो संभव हो तो समय निर्धारण भी कर लेना चाहिए कि हम कितना टाइम देंगे, क्योंकि आप लोग को पता है माइक्रो जो टीचिंग होता है वो 6 मिनट का होता है, इसलिए 6 मिनट के अवधि में आपको ध्यान देना भी होता है कि आप क्या क्या का यूज़ करें। कोई सा भी पॉइंट बनाए तो उसको अच्छे से डील कीजिए, अच्छे से व्याख्या कीजिए, तभी जाके आपका माइक्रो टीचिंग सफल होगा। जैसे यहाँ पे आज एग्जाम्पल में आज हम पाठ्यक्रम में 5 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो निम्नलिखित है। पहला है बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो यहाँ पे बाल केंद्रित के बारे में फिर हमें बच्चों को बताना होगा कि बाल केंद्रित होता क्या है। बालकों के अकॉर्डिंग जो शिक्षा दी जाती है बालकों के अनुसार उसी को कहते हैं। सक्रियता का सिद्धांत हो गया, रोचकता का सिद्धांत हो गया, दैनिक जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जैसे मैंने मुख्य बिंदु का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन इसको आप डील भी करना होगा अच्छे से। इस प्रकार शिक्षक एक एक करके 5 बिंदुओं की व्याख्या कर सकेगा। मुख्य बिंदुओं के सूचीबद्ध करने के कारण शिक्षक पथ भ्रष्ट होने से बच सकेगा। मुख्य जब हम लोग पॉइंट वाइज लिख के लाते हैं कोई चीज़ को, उसके बाद डील करते हैं या फिर बोर्ड पे लिख दिए तो हम लोग क्या होता है उसी टॉपिक पे रहते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, बाल केंद्रिता का है तो उसके अलावा हम लोग अन्य कहानियों को कहने में लग जाते हैं, तो इससे टाइम भी वेस्ट होता है, अच्छे से व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से आता है आपका छात्रों की जांच हेतु बोधात्मक प्रश्न। व्याख्या के दौरान छात्रों का ध्यान भटक जाता है और वे अधिगम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कभी कभी यह भी संभव है कि छात्र व्याख्या को ठीक से समझ नहीं पाते और संकोचवश वे शिक्षक के समक्ष अपनी कठिनाइयां नहीं रख पाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए शिक्षक स्वयं बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछे। कई बार क्या होता है छात्र एक्टिव नहीं हो पाते हैं क्योंकि कोई भी व्याख्या के दौरान लेक्चर दिया जा रहा है तो बोरियत महसूस होती है, बोर हो जाते हैं। तो उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए अगर हम बीच बीच से क्वेश्चन पूछते हैं तो छात्र एक्टिव हो जाते हैं, जिससे छात्र सक्रिय भी बने रहेंगे और उनके उत्तर के आधार पर शिक्षक पता लगा सकते हैं कि व्याख्या किस हद तक सफल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, छात्रों इस प्रकार हमने ठोस, द्रव व गैस के में अंतर पढ़ा। शिक्षक क्या बोलेगा, ठोस, द्रव और गैस में उपस्थित अणुओं की स्थिति में क्या अंतर है। ठोस क्या होता है, ठोस में द्रव की अपेक्षा अणु आसपास होते हैं, गैसों में अणु ठोस व द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं। और यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न में क्या हो जाता है, बोधात्मक प्रश्न प्रायः शिक्षण बिंदुओं की व्याख्या की समाप्ति पर पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की समझ पता लगाना।
किसी चीज़, जैसे कि मैंने ठोस, द्रव और गैस के विषय में आपको बता दिया, फिर लास्ट में मैं ठोस के विषय में पूछ लूँगी, ठोस का एग्जाम्पल दे दो या द्रव का एग्जाम्पल दे दो, या फिर गैस के बारे में बता दो, कुछ गैस के एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो ये सारा चीज़ जब मैं आपको बता दूंगी फिर पूछूंगी, तो क्या होगा कि आपका अगर ध्यान इधर उधर भटक रहा होगा ना, तो वो आप एक जगह पे केंद्रित कर पाएंगे। उसके पश्चात है तकनीकी शब्दों का अर्थ। व्याख्या के समय कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है और छात्र इन शब्दों को नहीं समझ पाते। जैसा अभी पहले मैंने बताया था, ऐसे शब्दों का प्रयोग से व्याख्यान सफल नहीं हो पाता है। उदाहरण, शिक्षक कक्षा 8 के छात्रों को रेगिस्तान के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, रेगिस्तान के विषय में जब वो पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे एक शब्द आता है मरीचिका। रेगिस्तान राजस्थान में होते हैं, यहाँ पानी की कमी होती है, चारों ओर बालू रेत के टीले दिखाई देते हैं, यहाँ प्रायः मरीचिका दिखाई देती है। मरीचिका का शब्द है, इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है छात्र, तो उस शब्दों की व्याख्या करना ज़रूरी है। मरीचिका क्या होता है? मरीचिका कई बार क्या होता है, भ्रम हो जाता है। जब रेगिस्तान में धूप के कारण कई बार पानी दिखाई देने लगता है, तो उससे भ्रम हो जाता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार भ्रमित कर देता है। मरीचिका का वही अर्थ होता है। फिर है उसके बाद असंबद्ध कथनों का प्रयोग। जब शिक्षक किसी घटना या संकल्पना की व्याख्या करता है तो शिक्षक विषय से हटकर कुछ असंबंधित कथनों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि शिक्षक को ऐसे कथनों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है मतदान करने का अधिकारी है। वर्तमान मतदाता की कई प्रकार के लालच देकर किसी विशेष व्यक्ति को मत देने हेतु बाध्य किया जाता है। कितनी, उसके बाद से इतना तो बता दिया हमने अच्छे से पढ़ के। उसके बाद से हम टॉपिक से हट के क्या बताने लगे, कितनी शर्मनाक बात है, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्या आप पसंद करोगे? मेरे अनुसार उन्हें जेल होनी चाहिए। खैर, मैं क्या पढ़ा रहा था? हाँ, मतदान की प्रक्रिया। तो ये टॉपिक से हट के फिर बात हो गया। जब हम टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हमको इसी टॉपिक पे रहना था, अपना यहाँ पे बात नहीं करना चाहिए था। ये असंबद्ध कथनों का प्रयोग हो जाता है, तो इसका ध्यान दिया जाना चाहिए जब भी आप माइक्रो टीचिंग का कोई भी लेसन प्लान बनाएं तो, और माइक्रो टीचिंग करें उस वक्त। फिर है धारा प्रवाहिता की कमी। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक कई बार व्याख्यान देते समय रुक जाता है या कुछ शब्दों को बार बार दोहराता है और ऐसा लगता है कि विषय वस्तु को संगठित नहीं कर पा रहा। कभी कभी शिक्षक अधूरे वाक्यों का प्रयोग करता है। ये सभी व्याख्यान में रोधक का काम करते हैं। धारा प्रवाहिता का अभाव, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ पौधे कीड़ों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हें फिर डैश है खाली जगह, रुक गए हैं। फिर नहीं, इनके मुख पर एक जालीनुमा पदार्थ होती है, अतः इन्हें कीट बख्शी पौधे कहते हैं। इनका एक उदाहरण, फिर से आप रुक गए, फिर से कलश पादप, फिर से रुके, फिर कीट बख्शी पौधे, फिर सॉरी करके पौधे वे हैं जो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। इनका उदाहरण लंबी सांति, फिर भूल गए। जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ाएं तो अपना पूरा प्रिपेयर होके पढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आपको अटकना पड़े, रुकना पड़े। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो चीज़ को भी पढ़ाएं उसकी आप पूरी तैयारी कर लें। फिर से होता है निरंतरता का अभाव। जब व्याख्या की जाती है तो कई कथनों को आपस में संबंधित कर प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्यान के दौरान विचारों की तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यदि कर्म में कोई गड़बड़ी हो जाए, कर्म में वाक्य ना बोला जाए तो कर्म में गड़बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, शिक्षक इंद्रधनुष की रचना के बारे में पढ़ा रहा है। तो बच्चों, इंद्रधनुष प्रकाश के विश्लेषण के कारण होता है। बरसात के दिनों में आकाश में पानी की बूंदें बनी रहती है। जब सूरज का प्रकाश इन पर पड़ता है, इंद्रधनुष बनता है। उपयुक्त घटना को क्रमबद्ध रूप से नहीं समझाया है। शिक्षक ने 2-3 कथनों को छोड़ दिया है, जिससे बालकों को अच्छे से समझ में नहीं आया। जब सूर्य का प्रकाश जब बूंदों पर पड़ता है तब क्या होता है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ वर्ड्स को हम लोग जब छोड़ देते हैं तो बच्चे को भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हो वो निरंतरता हो, उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। उसके बाद से यहाँ पे उसका करेक्ट करके अगर हम बताएं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे है कि बच्चों, इंद्रधनुष प्रकाश के विश्लेषण के कारण होता है। बरसात के दिनों में आकाश में पानी की बूंदें बनी रहती हैं। जब प्रकाश इन बूंदों से गुजरता है तब ये प्रिज्म का कार्य करती है। वहाँ पे प्रिज्म छूटा था।
ये बूंदे प्रकाश को 7 रंगों में विक्षेपित कर देती है, अतः इंद्रधनुष 7 रंगों में दिखाई देता है। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर है अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग है। प्रायः शिक्षक व्याख्यान के उपरांत अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। व्याख्यान के समय शिक्षक शायद ऐसा होता है, संभव है ना, मतलब है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अनुपयुक्त होता है, तो इसका भी ख्याल रखना है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। इस प्रकार हमने माइक्रो टीचिंग से के विषय में जाना। उसके अगले क्लास में हम देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है। मैंने कुछ बनाया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।